28 जुलाई 2025। डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में ना ये तारीख एक बहुत बड़े सरप्राइज के रूप में आई। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा दिन था। हाँ, और जो लोग इस फील्ड को करीब से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि सॉफ्टवेयर वर्जन्स आमतौर पर बहुत छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ते हैं, जैसे 0.18 से 0.19। हाँ, वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है किसी भी डेवलपमेंट साइकिल में। सही कहा। लेकिन अचानक जैस्प सॉफ्टवेयर ने वर्जन 0.19 से सीधा 0.95 पर छलांग लगा दी। ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं था, मतलब ये पूरी तरह से एक मैसिव जंप था। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अभूतपूर्व अपडेट को डिकोड करने वाले हैं। और इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे पास जानकारी के दो बहुत ही ठोस स्रोत हैं। पहला, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्वॉन के YouTube चैनल का एक बेहद इन डेप्थ वीडियो, और दूसरा एक बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट जिसका नाम है मॉडर्नाइजिंग डेटा साइंस, द एवोल्यूशन ऑफ जैस्प स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। ये दोनों ही स्रोत बहुत डिटेल में इस अपडेट को कवर करते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जैस्प यानी जेफरीज अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम का ये नया अवतार क्या-क्या नई चीजें लेकर आया है और ये कैसे रिसर्चर्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए, ये वर्जन जंप अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। डेटा और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। आज रिसर्चर्स के पास डेटा सेट्स इतने विशाल और इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि उन्हें प्रोसेस करने के लिए पुराने टूल्स नाकाफी साबित हो रहे हैं। और पुराने टूल्स मतलब जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं वो ना? हाँ, वही। पारंपरिक सॉफ्टवेयर अक्सर बहुत महंगे होते हैं और उनका लाइसेंस रिन्यू करना यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बड़ा बोझ होता है। ऐसे में जास्प जैसे ओपन सोर्स टूल का सीधा 0.95 वर्जन तक पहुंचना ये दर्शाता है कि ये सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये बड़े से बड़े कमर्शियल टूल्स को सीधी टक्कर दे रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो ओपन सोर्स वाली बात आपने की ना, ये बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये धारणा होती है कि अगर कोई चीज़ मुफ्त है तो उसमें क्वालिटी की कमी होगी या उसे इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। सही कहा, एक सस्ता अल्टरनेटिव माना जाता है बस। हाँ, वही। लेकिन ब्लॉग पोस्ट के अनुसार जास्प के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये टूल पूरी तरह से फ्री है, लेकिन इसका इंटरफेस और इसके फीचर्स बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि एक ओपन सोर्स टूल इतने कम समय में इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? महंगे कमर्शियल टूल्स पर निर्भरता खत्म करने का ये मॉडल आखिर काम कैसे कर रहा है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ओपन सोर्स टूल्स की असली ताकत उनका प्राइस टैग नहीं, बल्कि उनकी कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी मतलब जो लोग उसे यूज कर रहे हैं? हाँ, और जो उसे डेवलप भी कर रहे हैं। ब्लॉग पोस्ट में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जास्प के विकास के पीछे दुनिया भर के हजारों डेटा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और छात्रों का सीधा फीडबैक है। अच्छा। अब आप खुद सोचिए, जब एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर में कोई नया फीचर जोड़ना होता है तो वो कई कॉर्पोरेट अप्रूवल प्रोसेस से गुजरता है, उसमें सालों लग जाते हैं। हाँ, उनकी अपनी रेड टेप होती है। एग्जैक्टली। लेकिन ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत एजाइल होती है। अगर कोई नया स्टैटिस्टिकल मेथड इजाद होता है तो कम्युनिटी के डेवलपर्स उसे कुछ ही हफ्तों में टूल के अंदर प्लगइन या मॉड्यूल के रूप में इंटीग्रेट कर देते हैं। वाओ, मतलब स्पीड ऑफ इनोवेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यही वजह है कि जैस्प न केवल कॉस्ट इफेक्टिव है, बल्कि ये इनोवेशन के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये रिसर्चर्स को तकनीकी और आर्थिक दोनों तरह की आजादी दे रहा है। और इसी इनोवेशन की गति का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें इस नए अपडेट के मॉड्यूल्स में देखने को मिलता है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर स्वान के वीडियो में एक बिल्कुल नए मॉड्यूल का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है, जिसे ESI कहा जाता है। हाँ, एस्टिमेशन स्टैटिस्टिक्स विद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। बिल्कुल। और वीडियो के अनुसार ये द न्यू स्टैटिस्टिक्स के फ्रेमवर्क पर काम करता है, जिसे जेफ कमिंग और रॉबर्ट कैलन जागमन ने दुनिया के सामने रखा था। अब जो लोग डेटा साइंस में हैं, उन्हें पता है कि दशकों से पूरी रिसर्च सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, और वो है पी वैल्यूज। सही बात है, पी वैल्यूज ही सब कुछ हुआ करती थी। हाँ, पर अब ये ESI मॉड्यूल पूरी तरह से पी वैल्यूज को साइडलाइन करके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पर जोर दे रहा है। ये सांख्यिकी के नजरिए से इतना बड़ा शिफ्ट क्यों है? ये शिफ्ट असल में पूरी रिसर्च कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पी वैल्यूज के साथ समस्या ये रही है कि वो बहुत ही बाइनरी या हाँ और ना वाला जवाब देती हैं। बाइनरी मतलब बस ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट।
एक पी वैल्यू सिर्फ ये बताती है कि क्या कोई परिणाम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो प्रभाव कितना बड़ा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी नई दवा ने ब्लड प्रेशर कम किया और पी वैल्यू ने कहा कि हाँ, परिणाम सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दवा काम कर रही है। लेकिन दवा ने ब्लड प्रेशर सिर्फ 1 पॉइंट कम किया या 20 पॉइंट कम किया, यहाँ पी वैल्यू बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो अच्छा, तो इम्पैक्ट का साइज नहीं पता चलता। वही तो। वहीं दूसरी ओर द न्यू स्टैटिस्टिक्स और ये ईएसआई मॉड्यूल कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रेंज देता है जो बताता है कि इफेक्ट साइज या प्रभाव का आकार क्या है और उस डेटा पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। ये रिसर्च को उस ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम से निकालकर एक बहुत ही विस्तृत और अर्थपूर्ण कैनवस पर ले आता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब अब हम सिर्फ सिग्निफिकेंस के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि असल इम्पैक्ट को समझ रहे हैं। और देखा जाए तो ये सिर्फ परंपरागत स्टैटिस्टिक्स तक सीमित नहीं है। ब्लॉग पोस्ट में एक और बहुत बड़े इंटीग्रेशन की बात कही गई है, और वो है मशीन लर्निंग। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एडिशन है। JASP में अब मशीन लर्निंग टूल्स को सीधे तौर पर शामिल कर लिया गया है। डेटा साइंस कम्युनिटी के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति JSP के अंदर डिसीजन ट्रीज या क्लस्टरिंग जैसे प्रिडिक्टिव मॉडल्स चला सकता है। एक समय था जब मशीन लर्निंग के लिए अलग से भारी भरकम कोडिंग करनी पड़ती थी। पाइथन या R में कोडिंग आनी जरूरी होती थी। बिल्कुल, लेकिन अब ये ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक्स के ठीक बगल में एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। हाँ, और ये ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक्स और आधुनिक मशीन लर्निंग का संगम बहुत ही पावरफुल है। जैसा आपने कहा, क्लस्टरिंग या डिसीजन ट्री जैसे मॉडल्स पहले सिर्फ उन लोगों तक सीमित थे जो कोडिंग करना जानते थे, लेकिन जास्प ने इस तकनीकी बाधा को हटा दिया है। मतलब अब कोई सोशल साइंटिस्ट भी इसे यूज कर सकता है। एग्जैक्टली। अब एक सोशल साइंटिस्ट या एक बायोलॉजिस्ट जिसे शायद कोडिंग का बिल्कुल भी अनुभव ना हो, वो भी मशीन लर्निंग की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने डेटा में ऐसे छिपे हुए पैटर्न खोज सकता है जो ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल्स की पकड़ में कभी नहीं आते हैं। मेरा मानना है कि ये डेटा साइंस का असली लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन है। लोकतांत्रिकरण की इसी कड़ी में ना, डॉक्टर स्वान के वीडियो और ब्लॉग पोस्ट दोनों में कुछ बहुत ही एडवांस्ड और प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स की चर्चा की गई है, विशेष रूप से नेटवर्क एनालिसिस और मेटा एनालिसिस की। इन दोनों का जिक्र बहुत प्रमुखता से किया गया वहाँ। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये नए मॉड्यूल्स केवल थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि ये असल दुनिया में रिसर्चर्स का हजारों घंटे का समय बचा रहे हैं। अगर हम मेटा एनालिसिस मॉड्यूल को ही ले लें, तो ब्लॉग पोस्ट ने हेल्थ केयर का एक बहुत ही रेलेवेंट उदाहरण दिया है। हाँ, वो क्लिनिकल ट्रायल्स वाला। सही पकड़ा। चिकित्सा विज्ञान में किसी एक क्लिनिकल ट्रायल पर पूरी तरह से भरोसा करना बहुत जोखिम भरा होता है। मान लीजिए किसी नई कैंसर की दवा पर दुनिया भर में 50 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। किसी में 100 मरीज होंगे, किसी में 500। बिल्कुल। अब एक रिसर्चर इन सभी 50 ट्रायल्स के डेटा को JASP के मेटा एनालिसिस मॉड्यूल में डालकर एक साथ कंबाइन कर सकता है। ये मॉड्यूल उन सभी ट्रायल्स के रिजल्ट्स को उनके सैंपल साइज और वेरिएंस के हिसाब से वेट देता है, और एक फाइनल बेहद सटीक निष्कर्ष निकाल कर देता है कि वो दवा असल में कितनी कारगर है। ये वाकई में हेल्थ केयर पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ब्लॉग पोस्ट में केवल हेल्थ केयर ही नहीं, बल्कि सोशल साइंस का भी एक बहुत दिलचस्प यूज केस दिया गया है इस नेटवर्क एनालिसिस को लेकर। साइकोलॉजी वाला उदाहरण, राइट? हाँ, अक्सर मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में डेटा बहुत ही उलझा हुआ होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नींद की कमी, इन सब से एक साथ जूझ रहा है। अब नेटवर्क एनालिसिस मॉड्यूल के जरिए इन सभी वेरिएबल्स को एक विजुअल वेब या जाल के रूप में देखा जा सकता है। ये विजुअलाइजेशन बहुत मददगार होती है। बहुत ज्यादा। ये मॉड्यूल साफ साफ दिखा देगा कि कौन सा सिम्टम एक्चुअली केंद्र में है और बाकी सभी सिम्टम्स को ट्रिगर कर रहा है। डेटा को सिर्फ नंबरों के बजाय इस तरह से विजुअलाइज करना एनालिसिस के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल देता है। डॉक्टर स्वान ने वीडियो में मेटा एनालिटिक SEM यानी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का विशेष रूप से जिक्र किया है। SEM तो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसका उपयोग उन वेरिएबल्स के बीच के संबंधों को मापने के लिए किया जाता है जिन्हें हम सीधे तौर पर नाप नहीं सकते, जिन्हें हम लेटेंट वेरिएबल्स कहते हैं। JASP अब इन मॉडल्स को सीधे सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो लोग बेजियन विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके लिए JASP में बेजियन मेटा एनालिसिस के विकल्प भी मौजूद हैं। वीडियो में इस दौरान ना एक बहुत ही टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लवान स्टाइल सिंटैक्स,
जो लोग आर प्रोग्रामिंग से जुड़े हैं वे जानते हैं कि लवान एक बहुत ही पॉपुलर पैकेज है। डॉक्टर स्वान ने बताया कि जैस्प अब इसी सिंटैक्स को सपोर्ट करता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ब्रिज है। इसका मतलब है कि जैस्प केवल बिगिनर्स के लिए नहीं है जो बस ड्रैग एंड ड्रॉप चाहते हैं, बल्कि ये उन हार्डकोर आर यूजर्स के लिए भी एक बहुत ही अनुकूल वातावरण दे रहा है जो अपने कोड पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। ये जैस्प की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो बिगिनर्स और एक्सपर्ट्स के बीच एक पुल का काम कर रहा है। जो लोग सिर्फ यूजर इंटरफेस के जरिए काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन लावान स्टाइल सिंटैक्स का सपोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना हो तो आर की पूरी कोडिंग क्षमता बैकग्राउंड में उपलब्ध रहे। दोनों बेस्ट वर्ल्ड्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये इस बात का प्रमाण है कि टूल को आसान बनाने के चक्कर में उसकी साइंटिफिक रिगर या वैज्ञानिक कठोरता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। अब जब हम यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेस की बात कर ही रहे हैं तो मुझे उस फीचर पर आना ही होगा जिससे देखकर शायद सबसे ज्यादा लोग खुश होंगे, नया प्लॉट बिल्डर। डॉक्टर स्वान ने अपनी वीडियो में इसे बाकायदा इस्तेमाल करके दिखाया है। ये अभी बीटा वर्जन में है, लेकिन ये जो कर रहा है वो अद्भुत है। ग्राफिंग हमेशा से एक पेन पॉइंट रहा है रिसर्चर्स के लिए। हमेशा से डेटा एनालिसिस में सबसे चैलेंजिंग काम अक्सर खूबसूरत और सटीक ग्राफ बनाना होता है। कोडिंग के जरिए ग्राफ्स को कस्टमाइज करना किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है, लेकिन ये नया प्लॉट बिल्डर पूरी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप आधारित है। बहुत आसान कर दिया उन्होंने। हाँ, आप बस अपने वेरिएबल्स को उठाइए, कैनवस पर छोड़िए और एक पब्लिकेशन रेडी ग्राफ तैयार हो जाता है। प्लॉट बिल्डर निश्चित रूप से डेटा विजुअलाइजेशन को बहुत ही सहज बना रहा है। हाँ, लेकिन डॉक्टर स्वान ने वीडियो में जो एक और बात हाईलाइट की वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लॉट बिल्डर के ठीक पीछे एक विकल्प है जहां आप उस ग्राफ को बनाने के लिए बैकग्राउंड में जनरेट हुए आर कोड को देख सकते हैं। ये तो सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही शानदार लर्निंग टूल है उन लोगों के लिए जो कोडिंग सीख रहे हैं। वो एक्चुअली देख सकते हैं कि उनके ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन को आर लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट किया गया है। सही बात है। लेकिन देखिए, यूजर एक्सपीरियंस सिर्फ दिखने में अच्छा होने से नहीं आता, बल्कि परफॉर्मेंस से आता है। इस अपडेट में जैस्प के इंजन को बहुत बड़े स्तर पर अपग्रेड किया गया है। वीडियो में डॉक्टर स्वान ने विशेष रूप से जिक्र किया कि वो M4 चिप वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। M4 चिप एप्पल वाली? हाँ, अब जैस्प आधुनिक प्रोसेसर्स के मल्टी कोर आर्किटेक्चर का पूरी तरह से लाभ उठाता है। डेटा एनालिस्ट के लिए इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़े डेटा सेट पर कोई जटिल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रन करना है। पुराने सिंगल कोर सॉफ्टवेयर में ये ऐसा था जैसे एक पूरी बड़ी सी रसोई में केवल एक ही शेफ काम कर रहा हो। सिर्फ एक शेफ? तो वो तो सब कुछ अकेले करेगा। हाँ, वो एक एक करके सारे काम करेगा जिसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन मल्टी कोर प्रोसेसिंग का मतलब है कि अब उसी काम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के 8 या 10 अलग-अलग कोर्स आपस में बांट लेते हैं, जैसे 10 शेफ एक साथ मिलकर किचन में काम कर रहे हों। ओह, अब समझ आई बात। इसका परिणाम ये होता है कि जो डेटा प्रोसेस होने में पहले मिनटों का समय लेता था, वो अब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। जब कोई रिसर्चर बार-बार मॉडल्स को बदलकर टेस्ट कर रहा होता है ना, तो ये स्पीड उसका फोकस टूटने नहीं देती और उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा देती है। ये स्पीड और परफॉर्मेंस वाकई में बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ डॉक्टर स्वान के वीडियो में कई छोटे-छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली अपडेट्स की पूरी एक लिस्ट दी गई है, जिन्हें आमतौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपडेट्स कहा जाता है। ये ऐसे फीचर्स हैं जो शायद हेडलाइंस ना बने, लेकिन जो लोग रोजाना 8 घंटे सॉफ्टवेयर पर बिताते हैं उनके लिए ये गेम चेंजर है। हाँ, रोजमर्रा के काम आसान कर देते हैं। जैसे सबसे पहला है .trds और R डेटा फाइल्स को सीधे इंपोर्ट करने की सुविधा। अब तक रिसर्चर्स को अपनी R फाइल्स को पहले CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता था, जिसमें अक्सर कुछ डेटा फॉर्मेटिंग खराब हो जाती थी। डेटा टाइप बदल जाता था CSV में सेव करते ही। वही तो, अब वो झंझट पूरी तरह से खत्म हो गया है। सीधे R से जास्प में डेटा लाया जा सकता है। बिल्कुल, डेटा इंपोर्ट में ये एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस को नेविगेट करने के तरीके में भी समझदारी भरे बदलाव किए गए हैं। वीडियो में एक नए ग्रेडियंट का जिक्र है। हाँ, वो स्क्रॉल वाला फीचर। सही। जब जास्प के साइड मेन्यू में बहुत सारे विकल्प होते हैं तो अक्सर नीचे के विकल्प छिप जाते थे। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं, एक हल्का सा विजुअल ग्रेडियंट दिखाई देता है, जो ये संकेत देता है कि हाँ, नीचे और भी टूल्स मौजूद हैं। ये एक बहुत ही छोटा डिजाइन एलिमेंट है, लेकिन ये यूजर के फ्रस्ट्रेशन को काफी कम करता है। छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं।
इसके साथ ही सॉफ्टवेयर क्रैश को हैंडल करने का तरीका भी बदला गया है। जब भी हम बड़े डेटा सेट्स के साथ भारी मॉडल्स रन करते हैं तो किसी भी टूल के क्रैश होने की संभावना रहती ही है। वो तो है। पहले जब JASP क्रैश होता था तो यूजर को पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ, लेकिन अब वर्जन 0.95 में क्रैश होने पर तुरंत एक विस्तृत क्रैश रिपोर्ट जनरेट होती है। इस रिपोर्ट को एक क्लिक में JASP के डेवलपर्स को भेजा जा सकता है। ओपन सोर्स कम्युनिटी इसी तरह से काम करती है। जितनी जल्दी उन्हें बग्स की सटीक जानकारी मिलेगी, वो अगले छोटे अपडेट में उसे उतनी ही जल्दी फिक्स कर देंगे। इन सभी फीचर्स के बीच डॉक्टर स्वान के वीडियो में एक ऐसे फीचर का जिक्र हुआ जिसके लिए JASP कम्युनिटी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। रिग्रेशन और एनोवा विश्लेषण से मॉडल रेजिड्यूल्स को सीधे डेटा शीट में एक्सपोर्ट करने की सुविधा। वीडियो में बताया गया कि ये एक ऐसा फीचर है जो SPSS या Jamovi जैसे अन्य सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर मांगते थे। ये बहुत हाईली रिक्वेस्टेड फीचर था। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये समझना जरूरी है कि रेजिड्यूल्स असल में क्या है और इन्हें एक्सपोर्ट करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों था। मॉडल रेजिड्यूज को समझना बहुत आसान है। जब हम कोई प्रिडिक्टिव मॉडल जैसे रिग्रेशन बनाते हैं तो वो मॉडल कुछ भविष्यवाणियां करता है, लेकिन वास्तविक दुनिया का डेटा और मॉडल की भविष्यवाणी कभी भी 100% मेल नहीं खाते। कुछ न कुछ एरर तो होगा ही। बिल्कुल। मॉडल ने जो भविष्यवाणी की और जो असल डेटा पॉइंट था उसके बीच का जो अंतर है, उसी गैप को रेजिडुअल्स कहा जाता है। डेटा साइंस में इन रेजिडुअल्स का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा मॉडल कहाँ गलती कर रहा है। अच्छा, तो पहले क्या होता था? पहले JASP में रेजिडुअल्स की गणना तो होती थी, लेकिन उन्हें वापस मूल डेटा शीट में एक नए कॉलम के रूप में जोड़ने के लिए काफी मैनुअल काम करना पड़ता था। अब सिर्फ एक टिक बॉक्स पर क्लिक करने से मॉडल की भविष्यवाणियां और उसके रेजिडुअल्स सीधे आपके डेटा सेट में नए कॉलम्स के रूप में सेव हो जाते हैं। टाइम बच गया बहुत सारा। हाँ, इससे डेटा एनालिस्ट के काम करने का फ्लो बिल्कुल भी बाधित नहीं होता और वो उन रेजिडुअल्स पर तुरंत आगे का विश्लेषण कर सकते हैं। ये सच में एक ऐसा अपडेट है जो सीधा रिसर्चर्स की रोजमर्रा की परेशानी को हल करता है। और एक और परेशानी या कहूँ तो डर जिसे इस अपडेट ने एड्रेस किया है वो है साइबर सिक्योरिटी। वीडियो में विंडोज यूजर्स के लिए एक नए सैंडबॉक्स मोड का जिक्र किया गया। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगता है कि एक स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर को सैंडबॉक्स की क्या जरूरत है। सुनने में थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है, पर डॉक्टर स्वान ने इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। आज के समय में रिसर्चर्स गिटहब, कैगल या अन्य ओपन सोर्स रिपोजिटरीज से लगातार नए डेटा सेट्स डाउनलोड करते रहते हैं। अब ये पता लगाना मुश्किल है कि किसी अनजान स्रोत से आए डेटा सेट के अंदर कोई दुर्भावनात्मक स्क्रिप्ट या मैलवेयर छिपा है या नहीं। ये सैंडबॉक्स मोड एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। ये फीचर आज के डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी जरूरत है। सैंडबॉक्स मोड का मूल सिद्धांत ये है कि ये अनजान फाइल्स को आपके कंप्यूटर के मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम और कोर फाइल से पूरी तरह से अलग थलग करके खोलता है, जिसे हम आइसोलेट करना कहते हैं। मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट में खुलेगा। एग्जैक्टली। अगर उस डेटा सेट में कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोड मौजूद भी है तो वो कोड सैंडबॉक्स से बाहर नहीं आ सकता। आपके कंप्यूटर का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह दिखाता है कि JASP के डेवलपर्स केवल स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स पर ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उन व्यवहारिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को भी समझ रहे हैं जिनका सामना एक आधुनिक डेटा साइंटिस्ट रोजाना करता है। इसके अलावा वीडियो के अंत में ये भी बताया गया है कि कैसे कई पुराने बग्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है और प्रोसेस मॉड्यूल, जो मॉडरेशन और मीडिएशन के लिए बहुत ही पॉपुलर और ज़रूरी मॉड्यूल है, उसे पहले से कहीं अधिक स्टेबल और पावरफुल बना दिया गया है। कुल मिलाकर ये वर्जन 0.19 से 0.95 का जो सफ़र है वो हर मोर्चे पर खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पूरी तरह से पॉलिश टूल बन गया है अब। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम डॉक्टर स्वान के विस्तृत वीडियो विश्लेषण और मॉडर्नाइजिंग डेटा साइंस ब्लॉग पोस्ट के मुख्य विचारों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। JASP 0.95 का ये अपडेट महज कुछ नए बटन्स या फीचर्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। बिल्कुल, ये असल में डेटा साइंस और सांख्यिकी को हर किसी के लिए सुलभ, पारदर्शी और शक्तिशाली बनाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ये उस ऊंची और डरावनी दीवार को तोड़ रहा है जो अक्सर जटिल गणितीय कोडिंग और एक आम रिसर्चर के बीच खड़ी होती थी। ये अपडेट साबित करता है कि उच्च स्तर का डेटा एनालिसिस करने के लिए अब आपको लाखों रुपए खर्च करने
या कोडिंग का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। जब हम डेटा की दुनिया की बात करते हैं तो ज्ञान का सबसे बड़ा मूल्य तब होता है जब उसे सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि वास्तविक दुनिया की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए लागू किया जाए। एप्लीकेशन ही सब कुछ है। सही। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर कहा जाता है। हर तरफ डेटा ही डेटा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस डेटा के शोर यानी नॉइज के बीच से काम की जानकारी यानी सिग्नल निकालना है। सही सिग्नल पकड़ना सबसे जरूरी है। और जैस्प जैसे टूल्स का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वे डेटा प्रोसेसिंग की सारी तकनीकी और कोडिंग संबंधी जटिलताओं को खुद संभाल लेते हैं। जब एक रिसर्चर को आर या पाइथन में सिंटैक्स एरर ठीक करने में घंटों नहीं बिताने पड़ते, तो वो अपना पूरा ध्यान क्रिटिकल थिंकिंग पर लगा सकता है, अपने रिसर्च क्वेश्चन पर फोकस कर सकता है। वही वो डेटा के पैटर्न को समझ सकता है, अपने क्षेत्र के अलग अलग दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो उस डेटा से सही और गहरे सवाल पूछ सकता है। सही सवाल पूछने की ये बात बहुत अहम है। आज की इस गहरे विश्लेषण में हमने जो भी स्रोत देखे हैं, चाहे वो ESI मॉड्यूल के जरिए कॉन्फिडेंस इंटरवल की ओर शिफ्ट होना हो, डिसीजन ट्री और क्लस्टरिंग के रूप में मशीन लर्निंग का एकीकरण हो, मेटा एनालिसिस के जरिए हेल्थ केयर डेटा को कंबाइन करना हो, या फिर प्लॉट बिल्डर के जरिए विजुअलाइजेशन को आसान बनाना हो, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ। हाँ, ये उस भविष्य की ओर इशारा करता है जहां डेटा का विश्लेषण केवल कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की मोनोपोली या जागीर नहीं रहेगा, बल्कि ये हर विज्ञान, हर विषय और हर शोधकर्ता के टूल किट का एक सामान्य हिस्सा बन जाएगा। इस पूरी चर्चा से और आज के हमारे स्रोतों से इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अब हमने देखा कि जास जैसे टूल्स जटिल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप जितना आसान बना रहे हैं। हाँ, सब कुछ एक क्लिक पर हो रहा है। ये सुविधा और सरलता निश्चित रूप से क्रांतिकारी है, लेकिन क्या इस सरलता का कोई छिपा हुआ मूल्य भी चुकाना पड़ेगा? श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। आपका इशारा किस तरफ है? देखिए, जब ग्राफ्स, रिग्रेशन मॉडल्स और क्लस्टरिंग सब कुछ एक क्लिक पर होने लगेगा, तो क्या भविष्य के रिसर्चर्स सांख्यिकी की मूलभूत गणितीय समझ या फंडामेंटल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग खो देंगे? ये तो सच में एक वैलिड पॉइंट है। क्या वो ये भूल जाएंगे कि बैकग्राउंड में जो एल्गोरिथम चल रहा है वो असल में डेटा के साथ क्या कर रहा है? क्या वे सिर्फ बिना सोचे समझे बटन दबाने वाले ऑपरेटर बन के रह जाएंगे? एक डार्क साइड भी हो सकती है इस कन्वीनियंस की। या फिर क्या इसका बिल्कुल उल्टा होगा? क्या ये ड्रैग एंड ड्रॉप सरलता इंसानी दिमाग को गणनाओं और कोडिंग की उस उबाऊ उलझन से पूरी तरह आजाद कर देगी, ताकि वे डेटा से जुड़े और भी बड़े, अधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक दुनिया के पॉलिसी लेवल सवाल पूछ सकें? एक नया पर्सपेक्टिव है ये। क्या हम टूल्स के गुलाम बन रहे हैं, या ये टूल्स हमें उस काम को करने के लिए आजाद कर रहे हैं जो एक इंसान का दिमाग सबसे बेहतर करता है, यानी अर्थ खोजना, फाइंडिंग मीनिंग? ये एक ऐसा वैचारिक सवाल है जिस पर चिंतन करना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो भविष्य में डेटा की दुनिया से जुड़ना चाहता है।